गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा मांग का नियम लागू होने के कारण। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि मांग का नियम क्यों लागू होता है। साथ साथ में इसको ये भी कह सकते हैं हम कि मांग का ढाल जो है वो ऋणात्मक क्यों होता है, यानी मांग वक्र बाईं ओर से दाईं ओर नीचे क्यों झुकता है। ठीक है, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था मांग के नियम के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो मांग के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर जो कीमत है, वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग, इनमें क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। वस्तु की कीमत P, वस्तु की मांग D। ठीक, यानी क्या पढ़ा था हमने कि यदि किसी वस्तु में वृद्धि होती है तो उसकी मांग में क्या होगी, कमी होगी, और यदि किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उसकी मांग में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये क्या था, हमारा मांग का नियम था। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि मांग का नियम क्यों लागू होता है, क्या कारण है जिनके कारण वो नियम लागू होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है जिन पॉइंट्स के आधार पर कह सकते हैं हम कि मांग का नियम लागू होता है। उनमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो हमारा आय प्रभाव। ठीक है, आय प्रभाव क्या है, एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन हो जाता है। एक वस्तु की कीमत कम हो जाने पर उपभोक्ता अपनी पहले जितनी ही मौद्रिक आय से वस्तु की पूर्व अपेक्षा अधिक इकाइयां खरीद सकता है। यानी किसी वस्तु की कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर जो होता है, उपभोक्ता की वास्तविक आय में भी परिवर्तन हो जाता है। उपभोक्ता की वास्तविक आय में कैसे परिवर्तन होता है, आइए देखते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, तो कोई उपभोक्ता वो टमाटर खरीदता है। टमाटर की कीमत पहले कितनी थी, 60 रुपये पर केजी थी। ठीक है, ये टमाटर की कीमत दी गई 60 रुपये पर केजी, यानी 1 किलो टमाटर लेता था जिसकी कीमत कितनी थी, 60 रुपये। अब माना अगर टमाटर की कीमत घटकर 30 रुपये हो जाती है, ठीक, तो उपभोक्ता की आय में क्या परिवर्तन हुआ, उपभोक्ता की आय में जो परिवर्तन है 60 माइनस 30, 30 के बराबर। ये 30 क्या है, ये 30 उपभोक्ता की अतिरिक्त आय है। ठीक है, जिसको वह अब अपनी उस मांग को बढ़ाने में खर्च करेगा। यानी उसकी मांग क्या थी, पहले टमाटर की 1 किलो खरीदने की, अब क्या खरीद सकता है, उसी आय में वो क्या कर सकता है कि टमाटर की कितनी इकाइयां खरीद सकता है, अब टमाटर की 2 इकाई खरीद सकता है, यानी 2 किलो टमाटर खरीद सकता है। पहले 60 रुपये में उसने कितना खरीदा था, 1 किलो खरीदा था, अब उसी 60 रुपये में वो कितना खरीदने लग जाएगा, 2 किलो खरीदने लग जाएगा। ठीक, तो इससे क्लियर क्या हो रहा है कि वस्तु की कीमत सस्ती होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि हो जाती है, और जब वास्तविक आय बढ़ती है तो उसकी मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा जो पॉइंट है वह है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन। किसी वस्तु की कीमत पहले से कम हो जाती है तो नए उपभोक्ता भी उस वस्तु को क्रय करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक, इसी प्रकार वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर उसके क्रेता क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ठीक, इस प्रकार जो है क्रेताओं की संख्या में परिवर्तन होना भी मांग के नियम की पुष्टि करता है। ठीक, कैसे समझते हैं, सपोज दैट मार्केट में पहले टमाटर थे, टमाटर की कीमत अगर 60 रुपये थी, ठीक, उस समय कितने खरीदार थे, 10 लोग खरीदते थे। ठीक है, अब अगर टमाटर की कीमत घटकर 30 रुपये हो जाती है, खरीदार कितने हो गए, 20। ठीक है, यानी कीमत घटी तो खरीदने वाले बढ़ गए, और अगर इसकी कीमत बढ़ जाती है 60 रुपये से अगर 100 रुपये हो जाती है तो खरीदार क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे। यानी जैसे ही जैसे कीमत बढ़ेगी तो फिर क्या हो जाएंगे, खरीदार कम होते जाएंगे। ठीक, तो क्लियर क्या हो रहा है कि किसी वस्तु की कीमत पहले से कम हो जाती है तो नए उपभोक्ता भी उस वस्तु को क्रय करने में समर्थ हो जाते हैं। ठीक, और वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर क्रेता क्या होंगे, अपने आप कम हो जाएंगे। जैसे जैसे अगर टमाटर की कीमत बढ़ेगी तो खरीदने वाले अपने आप क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा कारण क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, इसको हम गॉसियन का नियम भी कहते हैं। इसके बारे में हम पिछले टॉपिक में भी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या है। ठीक है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में क्या है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की एक से अधिक इकाइयां जब लगातार उपभोग करता है तो उसको उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति है, उसको भूख लगी, ठीक,
वो रोटी खाता है, पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी, चौथी। तो जैसे जैसे वो अपनी रोटी का क्रम बढ़ाते जाता है तो उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। पहली रोटी से उसको अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी, दूसरी से थोड़ी कम, तीसरी से थोड़ी और कम, पहली से ज्यादा, दूसरी से कम, से और कम, ठीक, चौथी से और कम। तो इस तरह से उसकी जो उपयोगिता होती है, जैसे जैसे वह रोटी की मात्रा बढ़ाते जाएगा वैसे वैसे उसको प्राप्त होने वाली उपयोगिता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, तो इस कारण से यहाँ पर भी क्या होता है कि ये नियम क्या होता है, लागू होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब उसको उपयोगिता घटते क्रम में प्राप्त हो रही है तो वह उस वस्तु की मात्रा को तब क्रय करेगा जब वस्तु की कीमत कम होगी, और जब वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी मांग बढ़ेगी। ठीक है, तो जो तीसरा इसका नियम लागू होने के कारण है वो क्या है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव इसको भी समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है, प्रतिस्थापन, पहले प्रतिस्थापन वस्तुएं समझ रहे, प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या होती है। ठीक है, प्रतिस्थापन यानी जो एक दूसरे की स्थानापन्न होती है, जैसे चाय और कॉफी, ये क्या है, एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्थापनी है। ठीक, या जैसे दालें हैं, दालें में क्या हुई, हरड़ की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, ये क्या है, एक दूसरे की प्रतिस्थापन है। या जैसे ठंडा पेय पदार्थ है, कोका कोला है, पेप्सी कोला है, मिरिंडा है, ये सब क्या है, एक दूसरे की प्रतिस्थापन है, यानी एक की मात्रा का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। आइए समझते हैं इसको एक उदाहरण के द्वारा। ठीक है, इसमें दिया गया एक्स अक्ष पर क्या है, कॉफी और टी। कॉफी और चाय क्या है, एक दूसरे की प्रतिस्थापन है, चाय और कॉफी। ठीक, यानी एक की मात्रा का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। कैसे प्रभाव पड़ता है, सपोज चाय की कीमत ₹P है और इसकी मांग कितनी है, Q है। चाय की कीमत जो है कितनी है, ₹P है और मांग कितनी है, Q है। ठीक, अब यदि चाय की कीमत P से बढ़कर P1 हो जाती है, ठीक, तो मांग क्या होगी, Q से घटकर, वो मांग क्या बढ़ गई, Q से बढ़कर Q1 हो गई। यहां पर क्या हुआ, जैसे ही कीमत बढ़ी वैसी मांग बढ़ गई। ठीक, चाय की जैसी कीमत बढ़ती है वैसी कॉफी की मांग बढ़ जाती है। ठीक, अब यदि चाय की कीमत P से घटकर P2 हो जाती है, जैसी चाय की कीमत घटती है तो कॉफी की मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, चाय की कीमत घटी तो कॉफी की मांग क्या हो गई, Q से Q2 घट गई। ठीक, तो इससे क्लियर क्या हो रहा है कि एक ही वस्तु का दूसरे पर क्या प्रभाव, क्या होता है, प्रभाव पड़ता है, यानी एक की मात्रा का दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी एक की अगर कीमत बढ़ी तो दूसरे की मांग बढ़ जाएगी। जैसे चाय की अगर कीमत बढ़ती है तो लोग कॉफी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, कॉफी की मांग बढ़ जाएगी, और अगर चाय की कीमत घटेगी तो लोग कॉफी की मांग क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये क्या था, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव, यानी एक दूसरे के जो प्रतिस्थापनी होते हैं, यानी जो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद एक अगला पॉइंट आता है, वो है हमारा उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, उपभोक्ता की संख्या में परिवर्तन कैसे है कि जैसे सपोज दैट अगर कोई नई सब्जी है मार्केट में आती है, जैसे मटर, शुरू में मटर जो है मार्केट में आता है, ठीक, तो उसकी कीमत कितनी होती है, मटर की कीमत शुरू में क्या होती है, जब नई नई आती बाजार में तो उसकी कीमत होती है 120 रुपये, माना 120 रुपये किलो है। ठीक है, 120 रुपये जब किलो है तो उस समय क्या करते हैं, केवल 100 लोग खरीद पाते हैं। ठीक, अब इस मटर की कीमत घटकर यदि 60 रुपये हो जाती है, मटर की कीमत घट गई, 60 रुपये हो गई, तो अब क्या हो गए, पहले की अपेक्षा ज्यादा लोग हुए, अब 200 लोग इसको खरीदना शुरू कर देंगे। यानी कि किसी वस्तु की कीमत में जैसे वृद्धि होती है तो उस समय उसके क्या रहेंगे, कम खरीदार रहेंगे, और जैसे उसकी कीमत घटकर कम होती है तो उसके खरीदार भी बढ़ जाएंगे, यानी उपभोक्ता की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उसको उपभोग करने वाले कम होंगे, और जैसे उसकी कीमत घटनी शुरू हो जाएगी तो उसको उपभोग करने वालों की संख्या बढ़ने लग जाएगी। ठीक, तो ये कारण थे जिसके कारण मांग का ढाल ऋणात्मक होता है, या जो कह सकते हैं कि मांग को जिसके कारण प्रभावित होते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले
जो कारक थे वो ये थे, इन कारणों से मांग का नियम लागू होता है। तो आई होप आज का टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।